11th क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द शो दैट द वेक्टर 2y - 3j + 4k, लेट्स कंसिडर दिस एज वेक्टर a, 2y - 3j + 4k, and b vector, another vector, let's say this b vector -4i cap + 6j cap प्लस -8a cap 8k cap। आपको ये दो वेक्टर कोलिनियर बताने हैं, ठीक है, या चेक करना है, क्या करना है, शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर, आपको शो करना है। तो ये दोनों वेक्टर आपको कोलिनियर शो करना है। अब देखो कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, मैंने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन में, है ना, जिनके डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, डायरेक्शन चेंज हो सकती है उनकी, है ना, और डायरेक्शन उनकी रिवर्स भी हो सकती है, यानी अगर एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे भी हो सकता है। बस शर्त यह है उन दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, शो दैट द वेक्टर, आपको कोलिनियर बताने हैं ये। तो आप कैसे बताओगे कोलिनियर है, तो उसके लिए एक बहुत बेस्ट तरीका होता है, आप उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, है ना। डायरेक्शन रेशियो आपको पता ही है, ये वाले स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। आप इन डायरेक्शन रेशियोज को चेक कर लो, ये प्रोपोर्शनल है नहीं, है ना, ये बेस्ट तरीका होता है, 3D में भी यूज़ करेंगे हम, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज अगर इसके प्रोपोर्शनल आ गए तो ये वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे। तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, दूसरा वाले का कितना है, -4, -3/6, 4/-8, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2, ये भी कितना हो जाएगा, 1/2, और ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये -1/2 आ गया, क्योंकि माइनस तो था ही, यहाँ पर भी -1/2, और यहाँ पर भी। अब ये माइनस को ऊपर ले आ सकते हो आप, -1/2, है ना। तो फाइनली ये प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, क्योंकि तीनों का रेशो एक ही आ रहा है, -1/2, है ना। तो ये प्रोपोर्शनल, अब ये क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गए प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो स्टेटमेंट, सिंस द डायरेक्शन रेशियो बोथ द वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर बोथ द वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। इतना आप काम कर सकते हो। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पर। कह रहा है 12th क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब 12th क्वेश्चन ये नहीं कह रहा वो बहुत ईजी है, 12th क्वेश्चन देखते हैं, वैसे बहुत ईजी है वो। 12th क्वेश्चन में उसने कहा है कि शो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। तो लेट्स से दिस इज एज वेक्टर ए, i + 2j + 3k। तो बहुत ही इजी, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा उसको ये पता नहीं होगा, लेकिन जिसने इंट्रोडक्शन देख रखा है उसको आराम से वो कर देगा इस क्वेश्चन को, कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं वेक्टर के। देखते हैं, है ना, फिर भी नहीं पता तो देखते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, स्केलर कंपोनेंट ही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। स्केलर कंपोनेंट क्या है, 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस का आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में ही। डायरेक्शन कोसाइंस को हम डिनोट करते हैं LMN से। तो L की वैल्यू क्या होती है, a/√a² + b² + c²। ठीक है, m की वैल्यू अब यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो इसको यानी 1/√1² + 2² + 3²। तो ये कितना आ जाएगा, 1/√1² 1 + 2² 4 + 3² 9। तो यानी कितना आ गया, 1/√14। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास L। M कैसे निकलेगा, M निकलेगा b/√a² + b² + c² से, है ना। LMN ही क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 2, और मैग्नीट्यूड एंड में भी कितना आने वाला है, √14, और n क्या आएगा, c/√a² + b² + c²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये 3D में भी आएगा, पहली एक्सरसाइज में ही, ठीक है। इसको याद रखना, 3/√14, ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गई, ठीक है। चेक करते हैं इसका आंसर अपना 12th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। 12th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास √14, 2/√14, 3/√14, बिल्कुल ठीक है अपना आंसर ना। देखते हैं 13 क्वेश्चन हो जाएगा आगे यहाँ पर। फाइंड द डायरेक्शन को द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। हो जाएगा ये, है ना। 13 में उसने कहा एक वेक्टर है जो ए से बी तक डायरेक्टेड है ना, यानी इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ए, और बी पॉइंट क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट, है ना, क्योंकि ए से बी तक डायरेक्टेड है वो। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1, 2, -3, और बी के दिए हुए -1, -2, 1। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस आपको चाहिए, तो पहले आपको वेक्टर ही चाहिए होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर भी गिवन नहीं है। तो ए बी वेक्टर आप निकाल सकते हो बहुत इजीली।
ए बी वेक्टर क्या आएगा, टर्मिनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो -1 -1 आई कैप प्लस -2 -2 जे कैप, है ना। माइनस करना है -2 में से इधर वाला कोऑर्डिनेट, तो 2 को माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर -2 होता तो प्लस हो जाता बीच में, है ना, लेकिन पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 जे कैप प्लस, अब देखो यहाँ पर कितना है 1, और माइनस किसको करना है, इसको, तो यहाँ पर एक माइनस लगा देंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी एक माइनस में है, तो यहाँ पर क्या आएगा -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +3 लिख लेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2i कैप -4 जे कैप प्लस 4k कैप। ये आपके पास ए बी वैक्टर आया अभी, ए बी वैक्टर, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशो इसके भी क्या होंगे, ए की वैल्यू क्या आएगी -2, इसके स्केलर कंपोनेंट, बी की वैल्यू क्या आएगी -4, और सी की वैल्यू क्या आएगी 4 ना। यहाँ से आप बड़े इजीली एल, एम और एन कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ये आपका खुद का काम है, आप खुद करना है इसको, ठीक है। आपको फॉर्मूला बता रखा है, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। चलता है 14th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। क्या कह रहा है 14th क्वेश्चन में, कह रहा है शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना, कोई भी वेक्टर हुआ है ए वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। तो क्या कहना चाह रहा है वो हमसे, कह रहा है एक वेक्टर है कोई भी स्पेस में, ठीक है, तो ये ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, लेट्स से दिस इज, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई प्लस इसका पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर चाहिए आपको, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 1,1,1, है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे, तभी तो आप इस वेक्टर को जब कैलकुलेट करोगे ओरिजिन से, ओरिजिन कितना है 0 0 0, और ये कोई पॉइंट ले लो सपोज करो P, तो आप जब OP वेक्टर निकालोगे यहाँ से तो कितना आएगा, 1 - 0 1 - 0 आई कैप प्लस 1 - 0 जे कैप प्लस 1 - 0 के कैप, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसका मतलब सिंपल सीधा क्या है कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, कोई भी पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 1,1,1, तभी हम लोग ओरिजिन से जो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और लेट्स से दिस वेक्टर इज ए वेक्टर। आपको ये दिखाना है कि जो वेक्टर है ये इन तीनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है ना। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है, ये एंगल मैं आपको बताता था उसमें इंट्रोडक्शन में, ये अल्फ़ा, ये वाला एंगल बीटा एंड दिस एंगल इज गामा, ठीक है ना। इसको यहाँ पर ना लिख के थोड़ा सा ऊपर लिख लो, ये गामा एंगल होता है, ठीक है। इसको एक वेक्टर मत मान लेना, गामा एंगल। तो ये जो तीनों एंगल्स हैं, ये वेक्टर है तीनों एक्सिस के साथ एक ही एंगल बनाएगा, मतलब अगर ये 30 अल्फ़ा तो बीटा गामा भी 30 होनी चाहिए। तो आपको ये कैसे दिखाओगे आप, बहुत सिंपल है। आपको पता है अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पर क्या है, डायरेक्शनल एंगल्स हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा डायरेक्शनल एंगल्स, आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता होते हैं, कितना होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और इनको हम LMN भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और आपको एक मैंने रिलेशन बताया था इंट्रोडक्शन में ही, क्या, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो यहाँ से आप इसको LMN की वैल्यू अगर रख दो तो ये क्या आ जाएगा, cos² अल्फ़ा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि ना हमारे पास अल्फ़ा है, ना बीटा है, ना गामा है, तो कैसे निकालेंगे। उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, हम यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं LMN। तो वो कैसे निकलेंगे, अगर हम इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दें तो हम उनको कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहे हैं यानी L की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो कितनी होगी a/√a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन, यहाँ पर कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1/√1 प्लस 1 प्लस 1 यानी √3। ये आ गया आपके पास L, M क्या आएगा 1/√3
और n क्या आएगा 1/√3। सिंपल आएंगे, ठीक है, तीनों की यही वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। LMN हमारे पास क्या आ गया 1/√3, M भी 1/√3, N भी आ गया था 1/√3, यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा। cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, cos बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/√3, और cos गामा की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/√3, है ना। यहाँ से सिंपली हम क्या कह सकते हैं, सिंपली अल्फा की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स 1/√3, बीटा की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स 1/√3, और गामा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स 1/√3। क्योंकि तीनों ही एंगल्स की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है, तीनों एंगल इक्वल रहे होंगे, और तीनों एंगल इक्वल हमें यही तो शो करना था कि तीनों एंगल इक्वल है नहीं है। तो आप लोग चेक कर सकते हो तीनों एंगल की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। सो हैंस वी हैव शोन दैट दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस OX एक्सिस एंड OY एक्सिस एंड OZ एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से करना था क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल बीच में लैंग्वेज में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन कुछ नहीं करना, आपको सिंपल डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के बाद आप सिंपली एंगल निकाल सकते हो, डायरेक्शनल एंगल की वैल्यू, और अगर इक्वल आती है तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर इक्वल इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस के साथ। आते हैं 15 क्वेश्चन के ऊपर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 15 क्वेश्चन में हमसे कहा है कि शो दैट द वेक्टर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vector are I plus 2j minus k and I minus I plus j plus k respectively in the ratio 2:1। तो आपको इंटरनली रेशियो में भी निकालना है और एक्सटर्नल के केस में भी निकालना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इंटरनल के केस में आपको करूँगा, एक्सटर्नल के केस में आपको फॉर्मूला बता दूंगा, आप खुद करोगे, ठीक है। तो पहला पार्ट देख रहे हैं, तो P और Q पॉइंट उसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो ये कोई भी आपके पास ये आपके पास OP, ये Q, ठीक है, और ये बीच में कोई भी पॉइंट आ गया R, ठीक है। तो आपको P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है I plus 2j minus k, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, सिंपल OP वेक्टर क्या है I plus 2j minus k, ठीक है ना। OQ वेक्टर आपको बता रखा है कितना -I plus j plus k। अब आप इसको OP वेक्टर ना बोल के A वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है, और उसको B वेक्टर भी बोल सकते हो। तो इसको हम A वेक्टर लिख रहे हैं यहाँ पर, और इसको B वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। और R पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी R पॉइंट जो OR वेक्टर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, R वेक्टर भी बोल सकते हैं, है ना, OR वेक्टर को एज पर इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ऐसा समझाया था, तो उस वजह से ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। OR वेक्टर को हम सिंपल R वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। और इंटरनल के केस में अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आपको R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, है ना, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपके पास है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपके पास है, आपको R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल के केस में बता रहा हूँ, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N, ठीक है। अब आप बोलोगे M और N क्या है, तो M और N रेशियो है, जो रेशियो उसने दी हुई थी, रेशियो क्या है 2:1, तो ये 2 और ये 1, ठीक है। तो 2:1 में उसने डिवाइड करा, तो M की वैल्यू 2 और N की वैल्यू 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू बी वैक्टर क्या है, बी वैक्टर आपके पास -I प्लस जे प्लस के, यानी -I प्लस जे प्लस के प्लस एन ए वैक्टर, एन कितना है 1, और ए वैक्टर कितना है I प्लस 2j माइनस के, अपॉन M प्लस एन। M प्लस एन कितना है 2 प्लस 1, स्टार्ट करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई करो, -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे I प्लस 2j माइनस के, सिंपल यही आ जाएगा। टू प्लस 1 3, करते हैं सॉल्व, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये R आ जाएगा, R वेक्टर आपके पास निकल गया।
-2 + 1 यानी -1 यानी -i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2 - 1 1 यानी k कैप अपॉन 3। ठीक है, तो उसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। ये इंटरनल के केस में आपका पहला आ गया है आंसर, है ना। इंटरनल रेशो जो अगर डिवाइड करेगा इंटरनली r पॉइंट, इस तरह का वेक्टर आएगा। r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये आएगा, -1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। बिल्कुल सही अपना आंसर है। अगर एक्सटर्नल का केस आता है सेकंड वाला जो, तो उसमें आपको सिंपली फॉर्मूला यही लगाना है, बस यहाँ पर प्लस की जगह आप क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, है ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये आप काम खुद भी कर सकते हो घर पे। सिंपल सेम फिगर रहेगी, सेम वेक्टर्स, बस कुछ नहीं करना, प्लस की जगह एक माइनस रखना है और उसके बाद आप सोल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो चलते हैं 16th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं 16th क्वेश्चन के बारे में। 16th क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। तो P और Q को ज्वाइन करके एक वेक्टर मिल रहा है हमें। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2 3 4 एंड Q पॉइंट के कितने हैं 4 1 -2। ठीक है, सिंपल। आपको इस वेक्टर के मिड पॉइंट में एक वेक्टर है, इस मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट में एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, R पॉइंट है। ठीक है, अब बुक में नहीं दिया हुआ उन्होंने, मैंने खुद लिया है। आपको फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, आपको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे? देखो, अगर 3D स्पेस में बात करें तो किस तरह की कंडीशन बन रही है, ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है स्पेस में। ठीक है, ये PQ वेक्टर कहीं पर भी हो सकता है। लेट्स से दिस इज PQ वेक्टर। ठीक है, ये P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, आपको इसके मिड पॉइंट में एक क्या पड़ता है, पॉइंट पड़ता है R। आपको R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, यानी R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, सॉरी थोड़ा सा ऐसे बनेगा ये। ठीक है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, यानी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए OR वेक्टर। ठीक है, तो OR वेक्टर निकालने के लिए आपको R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तभी आप OR वेक्टर निकाल सकते हो। तो आपको क्या पता करना है, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ठीक है, P और Q के आपके पास हैं, तो आप पहले PQ वेक्टर निकाल सकते हो यहाँ से। तो PQ वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो आप निकाल सकते हो उसको। तो वैसे 4 - 2 i कैप प्लस 1 - 3 j कैप प्लस -2 - 4 k कैप। सिंपल ही आ जाएगा। 4 - 2 2 i कैप प्लस 1 - 3 - 2 j कैप -6 k कैप। ठीक है, ये PQ वेक्टर आ गया आपके पास। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा हमें कुछ नहीं हुआ। हमें R पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मतलब था और हमने निकाल लिया क्या, PQ वेक्टर। तो एक सरासरी बेवकूफ़ी करी हमने यहाँ पर। अब क्या करेंगे R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए? देखो, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम इस वेक्टर को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, है ना। हम यहाँ पर सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर नहीं पता, मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा। देखो, R पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट सपोज करो A B C है। ठीक है, A पॉइंट के अब A की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आएगी A की वैल्यू x1 प्लस x2/2, B की वैल्यू क्या आएगी y1 प्लस y2/2 और C की वैल्यू क्या आएगी z1 प्लस z2/2। ठीक है, ये आपके पास A B C की वैल्यू आएंगी। अच्छा, x1 प्लस x2/2, x1 कितना हो जाएगा, सपोज करो 2 है, और x2 कितना है 4, तो 2 प्लस 4/2 यानी 6/2 यानी 3। अच्छा, y1 कितना हो जाएगा 3 और y2 कितना हो जाएगा 1/2 यानी ये कितना आएगा 2 आ जाएगा। z1 कितना हो जाएगा 4 और z2 कितना हो जाएगा -2, तो 4 - 2/2 यानी 1। ठीक है ना। तो सिंपली आपके पास R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 3 2 1 आ गया। ठीक है, अच्छा 3 2 1 आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर 3 2 1 फिल कर दो। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, OR वेक्टर चाहिए। तो OR वेक्टर निकाल लेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। कैसे निकलेगा, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो कितने हैं ओरिजिन के,
0 0 0, तो 3 - 1 3 - 0 आई कैप प्लस 2 - 0 जे कैप प्लस 1 - 0 के कैप। तो इसका आंसर कितना आएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। दिस इज योर आंसर। तो आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने निकाल दिया। चेक करते हैं अपना आंसर। तो आ रहा है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। बिल्कुल ठीक है अपना आंसर। एक बार फिर से देखेंगे क्या हुआ क्वेश्चन। उसने हमसे बोला था कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी और क्यू को ज्वाइन करके एक वेक्टर हमें मिल रहा है, ठीक है, और उसके पी और क्यू के वेक्टर के बीच में एक पॉइंट है आर। आपको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो हम लोगों ने जब इस कंडीशन को 3D स्पेस में निकाला तो 3D स्पेस में क्या हो रहा था, एक पी क्यू वेक्टर कहीं पर भी लाई कर सकता है स्पेस में। उसके पर हमें पता है कि उसके मिड पॉइंट में क्या आएगा, पॉइंट आर आएगा, और हमें क्या चाहिए, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी ओ आर वेक्टर चाहिए। ओ आर वेक्टर निकालने के लिए हमें आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। तो हम पहले आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। उससे पहले हम लोगों ने पी का वेक्टर निकाले जो कि हमारे बिल्कुल काम का नहीं था। तो हम क्या करा, हम लोगों ने आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ए बी सी सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और ए बी सी की मिड पॉइंट वैल्यू से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से वैल्यू क्या आएगी, x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। वहाँ से आप लोगों ने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, यानी आपको आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3 2 1। और आप लोगों को जो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गया तो आप लोगों ने आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज ओ आर वेक्टर बड़े आराम से कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो ये था 16th क्वेश्चन। चलते हैं 17th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 17th क्वेश्चन के बारे में। 17th क्वेश्चन में उसने कहा कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर बोला उन्होंने 3i - 4j - 4 के। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है जो है कि 2i - j + k, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर ही है i - 3j - 5k रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं 1 to 2 मार्क्स में, लेकिन आपको कंडीशन अगर याद है तो ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, अभी हम उसको ए वेक्टर नहीं बोल रहे, ठीक है। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 3i - 4j - 4k। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 2i - j + k, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, i - 3j - 5k। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है कि एक एंगल 90 होता है और ये बीच में कोई भी एंगल थीटा होता है या अल्फा, है ना, और किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल होता है। पाइथागोरस के हिसाब से तो ये अगर हाइपोटेनस ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, ये होता है। तो आपको यहाँ पर यही कंडीशन अप्लाई करनी है। लेट्स से दिस इज एज पॉइंट ए बी सी, ठीक है। या आप दोबारा एक फिगर बना लो, ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो आपको क्या करना है, आपको ए बी लेंथ चाहिए और बी सी लेंथ चाहिए, ठीक है। अगर उन दोनों का स्क्वायर का सम तीसरी ए सी लेंथ के स्क्वायर के बराबर आ गया तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ए बी वेक्टर निकालेंगे सबसे पहले। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, अब देखो अभी तक आपके पास क्या था, पॉइंट आ रहे थे तो आप वेक्टर निकाल दे रहे थे। अब लेकिन अब पॉइंट की जगह ना सीधा वेक्टर दिया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना, बी माइनस ए, तो बी के स्केलर कंपोनेंट में से ए के स्केलर कंपोनेंट को माइनस करना है कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो 2 - 3 आई कैप प्लस -1 -4 यानी +4 जे कैप प्लस 1 - -4 यानी 1 + 4 के कैप, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस आई कैप प्लस 4 - 1 प्लस 3 जे कैप प्लस 4 + 1 5 के कैप। दिस इज ए बी वैक्टर। अब बी सी वैक्टर आप निकालोगे, बी सी वैक्टर कैसे निकाला है, सी माइनस बी, यानी 1 - 2 आई कैप प्लस -3 -5 -3 -1 यानी +1 जे कैप प्लस -5 -1 के कैप। तो ये कितना आ जाएगा,
माइनस आई कैप माइनस 3+1 यानी -2j कैप माइनस 6k कैप। दिस इज BC वेक्टर। अब आप क्या निकालोगे, AC वेक्टर निकालोगे, बहुत इजी है वो भी, है ना, सिंपली ऐसे निकालेंगे। तो AC वेक्टर निकालना तो C माइनस यानी 1 - 3, तो हाँ 1 - 3 आई कैप प्लस -3 -4 यानी -3+4j कैप प्लस -5 माइनस यानी +4k कैप यानी -2i कैप और +j कैप -k कैप। ठीक है, अब आपके पास AB BC और AC तीनों हैं, लेकिन फिलहाल ये वेक्टर्स हैं। आपको लेंथ चाहिए, तो लेंथ कैसे निकलती है, मैग्नीट्यूड से। तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये 1 + 9 + 5 है ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 1 + 9 + 25 यानी 25 और 9 तो कितना हो जाएगा, 34, 135 हो जाएगा, √35। ये कितना आ जाएगा BC वेक्टर मैग्नीट्यूड, BC वेक्टर मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 1 + 4 + 36 यानी √41, है ना। तो अकॉर्डिंगली इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए कितना, AC वेक्टर का। चलो देखते हैं कितना आता है इसका। 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 यानी √6। ठीक है, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और AC वेक्टर, इनकी लेंथ आपके पास आ गई। आपको क्या चाहिए, इनका स्क्वायर चाहिए। अब अगर किन्हीं भी दो का स्क्वायर क्या हो जाता है, तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे किसके, सॉरी वर्टिसेस हो जाएंगे किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के। तो AB का स्क्वायर करते हैं, है ना, कितना आ जाएगा ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर AB के लेंथ की स्क्वायरिंग करेंगे हम, है ना, तो उसका ऐसा ना दिखा के हम कैसे दिखाएंगे, सिंपल उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √35 का स्क्वायर, ऐसे दिखा देंगे, √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर = √41 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये कंडीशन ही एग्जिस्ट कर सकती है। तो √35 का स्क्वायर 35 + 6 = 41, और ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 35 + 6 कितना आएगा, 41, तो 41 = 41। अब किन्हीं दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, लेकिन इस फिगर के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। तो इस फिगर यहाँ पर ये वाली फिगर नहीं चलेगी। फिगर क्या चलेगी, क्योंकि हमारे पॉइंट्स दूसरे तरीके से आए हैं यहाँ पर, है ना। तो क्यों किन का स्क्वायर इक्वल आया, किन के स्क्वायर का सम इक्वल आया, AB और BC का, सॉरी AB और AC का। तो ये क्या हो जाएगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ उस हिसाब से, तो AC कितना है, सॉरी BC है 41, यानी ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये हो जाएगा A। तो AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, है ना, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर का ही कितना आएगा, स्क्वायर का सम BC वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये था आपका 17th क्वेश्चन। कुछ नहीं करा हमने, बोले सिर्फ एक कंडीशन में पता है कि किन्हीं भी दो के स्क्वायर का अगर सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस शो कर देगा। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया किस तरह से वेक्टर हमने निकाले और किस तरह से हमने उनके मैग्नीट्यूड निकाले, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो 18th क्वेश्चन उसने हमसे बोला है ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ये तो आपको आप खुद भी कर सकते हो, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। तो एक फिगर है सिंपल, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये क्या है, C पॉइंट है। तो अगर ट्रायंगल लो के हिसाब से बात करूं, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर = AC वेक्टर होता है। ठीक है, तो सिर्फ ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो उसने मुझसे पूछा कि कौन सी ट्रू नहीं है। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, है ना, चेक करेंगे चारों कंडीशन को। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर = 0 वेक्टर, है ना, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर = -CA वेक्टर, है ना, और -CA वेक्टर ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, इसको AC वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ वेक्टर के कंसेप्ट से हम इसको AC वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन तो यही है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन उसने हमसे क्या बोली, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर
माइनस ए सी वैक्टर, और देखो अगर माइनस ए सी को उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, ए सी वैक्टर आ जाएगा सिंपल, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन भी क्या है, ये वाली ही है। थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर, है ना। तो उसको ए सी को उधर ले जा रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा ए सी वैक्टर हो जाएगा। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इस यहाँ पर ए सी वैक्टर के इक्वल ही आ रहा है। सॉरी मैंने फिर से फर्स्ट वाला ही लिख दिया यहाँ पर। इसका एक्चुअली मेरा ऑप्शन ये वाला है, मेरी बुक में एक्चुअली करेक्शन है। तो इसका थर्ड ऑप्शन ये वाला है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस सी ए वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर, है ना। उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो वो कितना आएगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू सी ए वैक्टर, है ना। और ये ट्रू नहीं है, क्यों, सी ए वैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ए सी वैक्टर, है ना। और कंडीशन सही कौन सी है, ये वाली है। यहाँ पर तो एक नेगेटिव आ गया तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन ही क्या है, इनकरेक्ट है। तो 18 क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं। सी आंसर गलत है इसका, ठीक है ना। तो सी इज़ द मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पर यही है। तो 19 क्वेश्चन में उसने क्या बोला, इफ़ ए एंड बी आर टू कोलिनर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। आपको पता है कोलिनर वेक्टर कौन से होते हैं। अगर ये वेक्टर ये है तो बी वेक्टर ज़रूरी नहीं कि इसी डायरेक्शन में हो, बी वेक्टर ये भी हो सकता है ना। बस ये पैरेलल होने चाहिए, तो कोलिनर वेक्टर ये होते हैं। तो इसमें इन टाइप के वेक्टर में एक कंडीशन होती है फुलफिल, क्या होती है, ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, है ना। और हम प्लस माइनस लिखते हैं वैसे तो, लेकिन क्योंकि प्लस माइनस लैम्डा में ही कॉम्पनसेट हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा कोई भी एक नॉन जीरो स्केलर है ना, नॉन जीरो स्केलर। तो लैम्डा कैन भी -2 और 2, है ना। तो हम कुछ भी हो सकता है -2 या 2, तो हम इसलिए प्लस माइनस ना लगा के सिर्फ लैम्डा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या होती है, ए वेक्टर इक्वल्स टू प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और ऐसा भी होता है बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। ये मैंने आपको दोनों इंट्रोडक्शन में बताया था, है ना। और प्लस माइनस का बताया था, मैंने आपको बता दिया प्लस माइनस का क्या फंडा है। तो कंडीशन तो सिर्फ ये वाली ही सही है, यानी ए पार्ट ही सही है ना। बाकी बी पार्ट ए वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस बी वेक्टर ये गलत है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये भी गलत है, क्योंकि प्रोपोर्शनल होते हैं वो। बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन का तो जिक्र ही नहीं करा है ना, डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। और वैसे इसने हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो बी सी डी आर इनकरेक्ट। तो चेक करते हैं, बी सी डी इनकरेक्ट है, ठीक है। 19 क्वेश्चन खत्म। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 10.2। तो एक्सरसाइज 10.2 में आपने देखा होगा, आपको जो बेसिक क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए वो इस एक्सरसाइज से आपको कंप्लीटली मिल गई होगी। आप जब 10.3 करोगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज, वहाँ पर आपको ये वाले वेक्टर निकालने आते होंगे बड़े इजीली, है ना। वहाँ पे आप कोई भी वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, बस वहाँ पर थोड़े से डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो वो भी ईजी ही है वैसे, है ना। ये पूरा चैप्टर ईजी ही है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।